हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंदिर स्थापत्य कला के बारे में। और ये जो टॉपिक है वो आप लोगों में से ही किसी ने सजेस्ट किया था कि मंदिर स्थापत्य कला पर एक वीडियो बनाया जाए। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी मंदिर स्थापत्य कला है और उनसे जुड़ी जो जैसे कि 3 शैलियों के बारे में हम जानते हैं, और साथ साथ मंदिर के कुछ निर्माणकर्ता भी हैं जो कि रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आखिरी तक बने रहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मंदिर स्थापत्य कला से, और उसके बाद हम शैलियों के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम मंदिर और उसके निर्माणकर्ता के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए मंदिर स्थापत्य कला, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ अगर हम बात करें तो ये मौर्य काल से ही शुरू हो गया था, किंतु आगे चल कर के सुधार इसमें गुप्त हुआ और गुप्त काल में मंदिरों की जो विशेषताएं हैं वो उससे लैस हो गया था। यानी सबसे अच्छे तरीके से अगर मंदिर बनाने की जो प्रथा स्टार्ट की गई तो वो हमारा गुप्त काल है, लेकिन स्टार्ट मौर्य काल से ही हुआ था। ठीक है, मतलब सुधार करते करते गुप्त काल में अच्छे तरीके से बनना स्टार्ट हुआ। संरचनात्मक मंदिरों के अलावा एक अन्य प्रकार के मंदिरें थे जो कि चट्टानों को काट करके बनाए जाते थे। इसमें प्रमुख महाबलीपुरम का रथ मंडप जो कि 5वीं शताब्दी का है। ठीक है, इस प्रारंभिक दौर में निम्नलिखित मंदिर है जो कि भारत के प्राचीनतम संरचनात्मक मंदिर है, जैसे कि तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में, भूमरा का शिव मंदिर जो कि सतना मध्य प्रदेश, नचना ठाकुर का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर यूपी में पड़ता है, भीतरगांव का मंदिर जो कि कानपुर यूपी में है। ये सब इंपॉर्टेंट मंदिर हो जाते हैं। पूछ लिया जाएगा कि कौन सा मंदिर कहाँ है, तो आप इनको याद रखिए। ठीक है, इसके बाद आता है कि मंदिर स्थापत्य संबंधी अन्य नाम, जैसे कि पंचायतन क्या होता है। तो पंचायतन मंदिर स्थापत्य क्या है, एक मतलब शैली है। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि ये क्या है, पंचायतन क्या होता है। तो पंचायतन याद रखेंगे। भूमि, विमान, भद्ररथ याद रखना है, कर्णरथ और परिरथ, ये सभी के सभी प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। और ये क्या है, तो मंदिर स्थापत्य संबंधी नाम है। ठीक है, इसके बाद आता है 6ठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर और दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला शैली लगभग एक समान थी। यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी तक दोनों तरफ यानी उत्तर और दक्षिण भारत में वास्तुकला की जो शैली थी लगभग एक समान थी। लेकिन 6ठी शताब्दी के बाद दोनों क्षेत्रों में भिन्न भिन्न दिशाओं में विकास हुआ। तो अगर हम बात करें जैसे कि ब्राह्मण हिंदू धर्म के मंदिरों के निर्माण के 3 प्रकार की शैलियाँ देखने को मिलता है, जिसे हम लोग नागर, द्रविड़ और वेसर शैली के नाम से जानते हैं। तो नागर जो शैली है वो नागर शैली के अंतर्गत जैसे देखिए पाल उपशैली, उड़ीसा उपशैली, खजुराहो उपशैली, सोलंकी उपशैली ये आते हैं। उसी तरह से द्रविड़ जो शैली है, द्रविड़ शैली के अंतर्गत पल्लव उपशैली, चोल, पांड्य और विजयनगर उपशैली, यानी विजयनगर साम्राज्य के द्वारा जो भी मंदिर बनाए गए होंगे वो आपका द्रविड़ शैली में बना होगा। पल्लव के द्वारा जो बनाया गया वो द्रविड़ शैली में बना होगा। इस तरह से आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये अगर याद रहेगा तो आप आसानी से मंदिरों को फाइंड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सा मंदिर किस शैली में बना होगा। ठीक है, उसी तरह से वेसर की बात करें तो राष्ट्रकूट, चालुक्य, काकतीय और होयसल, इनके द्वारा जो भी मंदिर बने होंगे वो वेसर में बने होंगे। अब हम एक एक करके देखेंगे, जैसे कि नागर शैली के अंतर्गत, जैसे देखिए नागर शैली की हम बात करें तो इसमें क्या है, तो इसमें जो भी पॉइंट्स हैं हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब एक एक करके देखते हैं। नागर शब्द नगर से बना है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली कहा जाता है। ठीक है, यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो कि हिमालय से लेकर के विंध्य तक के क्षेत्रों में फैली है। यानी ऊपर से लेकर के विंध्य तक के जो भी क्षेत्र हैं उनमें जो भी मंदिर हैं उन्हें नागर शैली में जाना जाता है। इसे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत के मौजूद शासक वंशों ने पर्याप्त संरक्षण दिया था। नागर शैली की पहचान विशेषताओं में समतल छत से उठती हुई शिखर तक प्रधानता पाई जाती है। इसे एक और नाम से जानते हैं, देखिए कि अनुप्रस्तिका और उत्पातन, यानी उत्थापन। ठीक है, उत्थापन है, उत्थापन समन्वयम भी कहा जाता है। ये भी एक नाम है इनका, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होता है, यानी आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होता है। ये मंदिर 8 भागों में बांटे गए होते हैं, जिसके नाम इस प्रकार है, आप पढ़ सकते हैं। मूल यानी आधार, गर्भगृह, नींव और दीवारों के बीच का भाग, जंघा दीवार हो गया, कपोत हो गया,
शिखर, गल, गर्दन और इस तरह के 8 भागों में ये डिवाइड होता है। ठीक है। इस शैली में बने मंदिरों को उड़ीसा में कलिंग, देखिए लिंगराज जो मंदिर है वो आपका वेसर शैली, सॉरी ये नागर शैली के अंतर्गत आता है, लेकिन इसे कलिंग कहा जाता है क्योंकि उड़ीसा में इसे कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालयी क्षेत्रों में इसे पर्वतीय कहा जाता है। तो ये शैली तो नागर ही है, लेकिन इन क्षेत्रों में इसका नाम दिया गया। तो कंफ्यूज नहीं होना कि कलिंग शैली अब कौन सा आ गया, नागर शैली को ही है लेकिन इसे कलिंग के नाम से उड़ीसा में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, मतलब कि अगले पॉइंट्स पे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग बात करते हैं द्रविड़ शैली। अब देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं द्रविड़ शैली के बारे में। द्रविड़ शैली कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली मंदिर पाए जाते हैं। यानी कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक के जो भी क्षेत्र है उनमें जो भी मंदिर है वो हम द्रविड़ शैली के अंतर्गत देखते हैं। द्रविड़ शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई और सुदूर दक्षिण भारत में इसकी दीर्घ जीविता 18वीं शताब्दी तक बनी रही। यानी 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक ये चली। द्रविड़ शैली की पहचान विशेषताओं में प्राकर यानी चार दीवारी, गोपुरम नाम पता होगा आपको, गोपुरम वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह, पिरामिड नुमा शिखर, मंडप होता है, विशाल संकेंद्रित प्रांगण होता है तथा अष्टकोण मंदिर संरचना शामिल होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं वो बहुमंजिला होते हैं। साउथ में जो भी आप मंदिर देखते हैं उनके ऊपर ऊपर जैसे बनाया रहता है, बहुत सारे बहुमंजिला बनाए रहते हैं, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। पल्लवों ने द्रविड़ शैली का जन्म दिया। ये एक चीज़ ध्यान रखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि द्रविड़ शैली को किसने स्टार्ट किया या फिर किसने जन्म दिया, तो पल्लवों ने। चोल काल में इसने अपनी ऊंचाई हासिल की, यानी काफ़ी चरमोत्कर्ष पर पहुंचा चोल काल में, और विजय काल में ये क्या हुआ, विजयनगर जो काल था उसमें ये ह्रासमान यानी धीरे धीरे कम होने लगा। तो पल्लवों ने स्टार्ट किया, चोलों ने इसमें काफ़ी जाके उन्नति की, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको ऊंचाई पर ले गया, और विजयनगर काल में ये धीरे धीरे नीचे आया। इसके बाद है कि चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जो कि चोल शासक राज द्वारा निर्मित है, ये नाम याद रखेंगे। बृहदेश्वर मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे, तो चोल शासक राजराज प्रथम। ठीक है, 1000 वर्षों से द्रविड़ शैली की जीता जागता उदाहरण है। नेक्स्ट आता है कि द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आगे नायक शैली का विकास हुआ, जिसके उदाहरण मीनाक्षी मंदिर और रंगनाथ मंदिर, श्री राम यहाँ पे देख सकते हैं, श्रीरंगम तमिलनाडु, रामेश्वर आदि जो है ये सभी के सभी द्रविड़ शैली के ही अंतर्गत एक शैली आता है जिसे हम लोग नायक शैली के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि मीनाक्षी मंदिर किस शैली के अंतर्गत बना है, तो वहाँ पे आप द्रविड़ शैली ना टिक करके नायक शैली देखेंगे। ऑप्शंस में आपको शैलियों के नाम तो दिखेंगे, लेकिन एग्जैक्ट जो शैली है वो नायक शैली हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे से पॉइंट्स थे, आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब आता है हमारा वेसर शैली। वेसर शैली क्या है, तो देखिए नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को वेसर शैली कहते हैं। इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर के कृष्णा नदी तक फैले हुए, यानी ऊपर से हमने विंध्य तक देखा था जो कि हमारा हो जाता है ऊपर में नागर शैली। उसके बाद हमने कृष्णा से कन्याकुमारी तक जो भी देखा वो हमारा द्रविड़ शैली आ जाता है। लेकिन ये जो बीच का पार्ट है, यानी कि विंध्याचल से लेकर के कृष्णा नदी का जो भी पार्ट है वो हम किस शैली के अंतर्गत रखते हैं, दोनों का मिला जुला रूप वेसर शैली के अंतर्गत। ठीक है, वेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं, ये नाम याद रखेंगे, चालुक्य शैली भी कहा जाता है। वेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार यानी कि वृत्ताकार या फिर अर्ध गोलाकार होता है। वेसर शैली के उदाहरण में अगर देखा जाए तो वृंदावन का वैष्णो मंदिर जिसमें गोपुरम बनाया गया है। तो गोपुरम तो आप देखते हैं कि क्या बनता है, गोपुरम तो आप साउथ के मंदिर में देखते हैं यानी कि द्रविड़ शैली में, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का मिला जुला रूप होता है, इसलिए इसे वेसर शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुप्त काल के बाद देश में स्थापत्य को लेकर क्षेत्रीय शैलियों में विकास में नया मोड़ लिया, और इस तरह से आगे बहुत तरह के मंदिर बनाए गए जिनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो प्रमुख मंदिर और उनके निर्माणकर्ता के बारे में हम देख लेते हैं क्योंकि पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। बृहदेश्वर मंदिर, तो बृहदेश्वर मंदिर अभी आपको मैंने बताया कि इसका निर्माण जो कि चोल शासक राजराज प्रथम ने कराया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निर्माण कब हुआ, तंजौर में स्थित है, और इसमें प्रमुख जो देवता यानी शिव को समर्पित है और राजराज चोल ने कराया था। ठीक है,
सेकंड आता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर। ये मंदिर 1780 में बनाया गया, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, शिव को ये भी समर्पित है और इसका निर्माण मराठा शासक इंदौर की जो अहिल्याबाई होलकर के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रामेश्वर मंदिर श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी इसको जानते हैं। 12वीं शताब्दी में निर्माण हुआ, तमिलनाडु के रामेश्वर में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है और पांडे राजवंश ने इसको बनाया था। पांडे राजवंश ने इसको बनाया था। सूर्य मंदिर, जिसे हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, 1238 से 1264 के बीच इसका निर्माण हुआ और इसे उड़ीसा के कोणार्क में बनाया गया था। मुख्य देवता जो इसमें सूर्य है। ठीक है, सूर्य देव है इसमें। और इस मंदिर का निर्माण पूर्व गंग राजवंश के जो नरसिंह देव प्रथम थे उन्होंने कराया था। तो सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो गंग राजवंश के नरसिंह देव प्रथम ने। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे देखिए कि गांगेकोंडा चोलीश्वरम मंदिर। चोलीश्वरम मंदिर जो है, इस मंदिर का निर्माण 1035 AD ईस्वी में हुआ था। इस मंदिर का जो निर्माण करता है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राजेंद्र चोल प्रथम ने कराया था। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है। वैसे साउथ की जो भी ज़्यादातर मंदिरें हैं वो शिव को ही समर्पित हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा पॉइंट कि हजारा राम मंदिर। ठीक है, विश्व विरासत स्थल में शामिल भी है। इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था, भगवान राम को समर्पित है। नाम से क्लियर है कि हजारा राम मंदिर कर्नाटक हम्पी में ये स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद आता हमारा कि जगन्नाथ मंदिर। तो देखिए, जगन्नाथ जो मंदिर है वो भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को समर्पित है और इसका निर्माण गंगा वंश के यानी गंग वंश के शासक जो है वो अनंत वर्मन चेडगंग के द्वारा ये कराया गया था 12वीं शताब्दी। स्वर्ण मंदिर सभी को पता ही होगा, अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में स्थित गुरु ग्रंथ साहिब को समर्पित है। साथ ही साथ इसका निर्माण 1585 में गुरु अर्जुन देव यानी सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी ने कराया था। कैलाश मंदिर की बात करें तो ये मंदिर महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित, और ये राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। कृष्ण प्रथम ने कराया था। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में स्थित है, शिव को समर्पित है और किसने कराया था? तो निर्माण 16वीं शताब्दी में चंदा राव मोरवंश के द्वारा कराया गया था। चंदा राव। मीनाक्षी मंदिर नायक शैली आपने देखा था। मीनाक्षी मंदिर जो है ये मंदिर मदुरई में स्थित है। प्रमुख देवी मीनाक्षी पार्वती है। इस मंदिर का निर्माण 70 शताब्दी यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आपका 7वीं शताब्दी होगा। 7वीं शताब्दी में तिरुमाला नायक के द्वारा कराया गया था, इसलिए नायक शैली के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। सूर्य मंदिर याद रखेंगे तमिलनाडु में स्थित है, कई बार पूछा गया। मुख्य जो देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं और किसके द्वारा बनाया गया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय जो कि पल्लव वंश के शासक थे। पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। सोमनाथ मंदिर तो आपको पता ही है कि गुजरात में स्थित है। प्रमुख देवता इसमें शिव होते हैं। ये निर्माण जो हुआ था 1297 ईस्वी में राजा भीम और मालवा के राजा भोज के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे और इसके अलावा भी अन्य प्रमुख मंदिर हैं और उनके निर्माण करते हैं जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे सूर्य मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया, कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, वेंकट पेरुमल मंदिर ये भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। एलोरा कैलाशनाथ मंदिर जो है वो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने कराया। एलिफेंटा गुफा कृष्ण राष्ट्रकूट शासक ने कराया था। बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने कराया। लिंगराज मंदिर पूर्वी भारत के गंग शासक। कोणार्क के सूर्य मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया। खजुराहो मंदिर बुंदेलखंड के चंदेल शासकों के द्वारा ये निर्मित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के सोलंकी शासक ने बनाया। हजारा मंदिर कृष्णदेव राय ने। मीनाक्षी मंदिर तिरुमल नायक ने बनाया। बीजापुर का गोल गुंबद ये भी पूछ लिया जाता है तो मोहम्मद आदिल शाह। विट्ठल स्वामी मंदिर जो है वो कृष्णदेव राय ने और गुमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने बनवाया था। तो मंदिरों से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली है और हम कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो इस पे लाएं क्योंकि उसमें हम MCQ फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। ये तो आपका हो गया थ्योरेटिकल फॉर्मेट, आपने पढ़ लिया समझ लिया, सब कुछ याद रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक टेस्ट होना भी ज़रूरी है कि नहीं? तो एक टेस्ट हम लोग लेंगे जो कि मंदिरों से रिलेटेड होगा और उसमें सब कुछ हम बारीकी से डिस्कस करेंगे ताकि आप पता कर सकें कि हाँ अगर आपको क्वेश्चंस दिया जाए तो आप कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इसी तरह की और भी वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है,
और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।